नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इथियोपिया यात्रा के दौरान अदवा विजय स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। अदवा विजय स्मारक का इतिहास के अंतर्गत एक विशिष्ट महत्व है। क्या महत्व है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः आप ये जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो दूसरा अर्धांश था, यानी जो 1850 के दशक का हिस्सा है, 1850 के दशक के बाद का हिस्सा है, उसमें साम्राज्यवाद ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। जब हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब ठीक प्रकार से समझ लेना चाहिए। साम्राज्यवाद क्या करता है? साम्राज्य साम्राज्यवाद एक प्रकार से दूसरे देशों पर नियंत्रण संप्रभुता स्थापित करने की कोशिश करता है और नियंत्रण और संप्रभुता स्थापित करके क्या करता है? सामाजिक आर्थिक शोषण उस पर्टिकुलर देश का करता है, सामाजिक आर्थिक शोषण करता है। साम्राज्यवाद जो है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से भी स्थापित किया जा सकता है और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से भी स्थापित किया जा सकता है। जब साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से स्थापित किया जाए तो उस प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद के नाम से संबोधित करते हैं, यानी पर्टिकुलर क्षेत्र को, पर्टिकुलर देश को अपना उपनिवेश बना लिया जाता है और फिर उसका सामाजिक आर्थिक शोषण किया जाता है। ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का एक छोटा सा अंतर है जो आपने अभी जाना। आप ये जानेंगे कि 1850 के दशक के बाद का जो हिस्सा है और 1900 तक का ये हिस्सा मान लीजिए, या आप कह लीजिए प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान साम्राज्यवाद ने एक नई गति पकड़ी क्योंकि पूंजीवाद के विकास के कारण और राष्ट्रवाद के विकास के कारण एक बहुत ही आक्रामक रूप साम्राज्यवाद ने धारण कर लिया, जिसके कारण साम्राज्यवाद को हम नव साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। नव साम्राज्यवाद की प्रक्रिया के दौरान अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने नियंत्रण को स्थापित किया और उनकी सामाजिक आर्थिक शोषण को बल प्रदान किया। इसी प्रक्रिया में इटली इस पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। किस पर? अबिसिनिया पर, यानी इथियोपिया पर भी नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। और इसी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसको हम अदवा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। अदवा कहां पर है? इथियोपिया में। अगर आप अदवा की स्थिति देखेंगे तो अदवा यहां पर पड़ता है, ये इथियोपिया है, ये अदिस अबाबा है और ये है अदवा। अदवा की लड़ाई कब हुई थी? 1 मार्च 1896 को अदवा की लड़ाई हुई थी। अदवा की लड़ाई में जो इथियोपिया साम्राज्य है और जो इटली साम्राज्य है वो आमने सामने था। इथियोपियाई साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहे थे? इथियोपिया के महाराजा, या आप कह सकते हैं इथियोपिया की जो शासक थे, जिनका नाम था मेलेनिक द्वितीय। मेलेनिक द्वितीय और रानी का नाम था तैतु बेतुल। इनके द्वारा अफ्रीकी इथियोपिया की सेना का नेतृत्व किया जा रहा था और इटालियन जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल बेरेस्टे बेरेस्टे बारातिएरी। इनके द्वारा इसका नेतृत्व बारातिएरी, इनके द्वारा इटालियन सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। अब ये युद्ध क्यों हुआ था, इसको जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि 1889 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी इटली और इथियोपिया के बीच, जिस संधि को आप जानते हैं विचेल के नाम से। कई जगहों पर आप इसको वुचाले भी लिखा हुआ पाएंगे, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो विचाले की संधि की जो व्याख्या थी, इस पर असहमति थी इटली के साम्राज्य और इथियोपिया के बीच। इटली ने इस संधि को इस रूप में व्याख्यायित करने की कोशिश की कि जैसे इथियोपिया इटली साम्राज्य का एक प्रोटेक्टोरेट है, एक संरक्षित राज्य है। प्रोटेक्टोरेट यानी एक संरक्षित राज्य। इस प्रकार से व्याख्या करने की कोशिश की इटली साम्राज्य के द्वारा विचाले की संधि या विशेल की संधि की, इस तरह से व्याख्या की। जबकि इस व्याख्या को इथियोपिया के जो सम्राट थे, या आप कह सकते हैं कि जो शासक थे, मेलेनिक द्वितीय, उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और इस अस्वीकार्यता के कारण ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ 1896 में, 1 मार्च 1896 को, जिसको हम कहते हैं अदवा की लड़ाई। इस अदवा की लड़ाई में आप देखेंगे कि जो इथियोपिया की सेना की स्ट्रेंथ थी वो 1 लाख के आसपास थी और जो इटालियन सेना थी वो लगभग 17,000 की स्ट्रेंथ रखती थी। इथियोपिया की सेना अच्छी तरह से सशस्त्र युक्त थी, एक तरह से उसके पास अच्छे हथियार थे और इस युद्ध में इथियोपिया की एक निर्णायक विजय हुई। ये वो समय था
जब अलग-अलग अफ्रीकी देशों को अपने हिस्से में यूरोपीय राष्ट्र बांट रहे थे। साम्राज्यवाद के तहत, साम्राज्यवादी शक्ति के तहत उन्होंने अफ्रीका का बंटवारा कर दिया था और उस बंटवारे की प्रक्रिया के दौरान किसी अफ्रीकी राष्ट्र द्वारा किसी यूरोपीय राष्ट्र को इतने निर्णायक तरीके से हराना वस्तुतः एक प्रकार से अफ्रीकी संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उभर गया। अफ्रीकी स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी के प्रतीक के रूप में उभर गया और इसने दूसरे अफ्रीकी राष्ट्रों को भी प्रेरित किया कि यूरोपीय राष्ट्रों को, यूरोपीय साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शक्तियों को हरा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो युद्ध है, अदवा की लड़ाई, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसने अफ्रीकी राष्ट्रों को प्रेरित किया यूरोपीय साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने के अंतर्गत। तो आप ये देखेंगे, जब आपको ये मैप दिखाया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये 1908 के आसपास का मैप है। ये इथोपिया यहाँ पर है और आप यहाँ देखेंगे कि ये ब्रिटिश इजिप्शियन सूडान है उस समय का। यहाँ इस हिस्से पर ब्रिटिशर्स द्वारा कब्जा था। इस हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का कब्जा था। ये जो सोमालीलैंड है, उस समय सोमालीलैंड हुआ करता था और ये फ्रेंच सोमालीलैंड था, यानी इस हिस्से पर फ्रांसीसी जो साम्राज्यवाद है उसका कब्जा था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। यहाँ पर इटालियन कब्जा था, जो इरिट्रिया था ये इटालियन इरिट्रिया था। तो आप देख सकते हैं कि उस समय भी इसके आसपास के सारे क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों के ही नियंत्रण में थे। लेकिन इथोपिया एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा इस युद्ध के बाद जिस पर प्रत्यक्ष रूप से कभी भी यूरोपीय शक्तियां नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई। हालांकि 1939 से, आप कह सकते हैं कि 1936 से 1941 के दौरान इटली ने इस पर कब्जा किया। जो द्वितीय इटालियन एबिसिनियन लड़ाई हुई उसके बाद इस पर कब्जा करने का प्रयास इटली के द्वारा किया गया, लेकिन 1941 के बाद या 1941 में आप कह सकते हैं कि मित्र राष्ट्रों और इथोपियाई नागरिकों के साहस के दम पर फिर से इथोपिया को एक प्रकार से स्वतंत्र कर लिया गया और ये एक ऐसा राष्ट्र उभरा अफ्रीका का जो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से किसी साम्राज्यवादी शक्ति के नियंत्रण में नहीं फंसा। और इसमें कहीं ना कहीं जो योगदान था वो अदवा की लड़ाई 1896 का निश्चित रूप से था। इसके उपलक्ष्य में, इसके उत्सव में एक बहुत संग्रहालय भी बनाया गया, जिसको हम कहते हैं, संग्रहालय बनाया गया और संग्रहालय के साथ साथ आप कह सकते हैं कि एक विजय स्मारक अपनाया गया, बनाया गया, अदवा विजय स्मारक। इस अदवा विजय स्मारक का विशिष्ट महत्व ये है कि यहाँ पर अदवा की लड़ाई के ऐतिहासिक दृश्यों, हथियारों और कलाकृतियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संग्रहालय भी बनाया गया। एक महत्वपूर्ण संग्रहालय बनाया गया है। न केवल संग्रहालय बनाया गया है बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्फी थिएटर भी है, सम्मेलन कक्ष भी है, पुस्तकालय भी है। एक प्रकार से ये अनुसंधान केंद्र के साथ साथ पर्यटन केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी काम करता है, ये जो विजय स्मारक है। और यहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की है और इसे न केवल अफ्रीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो प्रतिरोध था, या यूरोपीय साम्राज्यवाद के खिलाफ, माफ कीजिएगा, अफ्रीकी साम्राज्यवाद नहीं, यूरोपीय साम्राज्यवाद के खिलाफ जो अफ्रीकी प्रतिरोध था उसका एक महत्वपूर्ण प्रतीक बताया और साथ ही अफ्रीकी स्वतंत्रता, अफ्रीकी संप्रभुता को अभिव्यक्त करने वाले एक महत्वपूर्ण सिंबल के रूप में प्रधानमंत्री ने इसे प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से इसने एक ऐसी विजय को, अदवा की लड़ाई प्रस्तुत करती है जो कि उस समय यूरोपीय साम्राज्यवाद को चुनौती देने के अंतर्गत पूरे विश्व के लिए, विशेष तौर से अफ्रीका और एशिया के देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि संस्थान ने, आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स मात्र 24,999 में आपकी जीएस की संपूर्ण तैयारी कराता है, बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज देता है। इस 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से आपके सामने क्लासेस लाई जा रही हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और
इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है। इस कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं कि 14 महीने में आपकी पूरी तैयारी ये जीएस की करवा देगा, लेकिन कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी। यानी 18 महीने तक एक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव क्लास के दौरान लाइव चैट में प्रश्न पूछ सकते हैं, तुरंत संशय निवारण होगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग-अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपको रहेगा। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे, यानी एक कंप्लीट पैकेज है। 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। तो अभी एडमिशन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है। तो आप अगर रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी अपनी जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपको दिल्ली आकर के अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अदवा का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शन क्या है? 1895, 1896, 1889 या 1900। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।